Hello future nursing officer, welcome back to my YouTube channel Elite Nursing Academy. हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हार्टस्प्रंग डिजीज है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है पीडियाट्रिक नर्सिंग का। और फ्रेंड, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं। देखते हैं अपन हार्टस्प्रंग डिजीज। हार्टस्प्रंग डिजीज जो होता है ना, इसका अल्टरनेटिव नेम क्या होता है? इसका अल्टरनेटिव नेम होता है, या अपन कह सकते हैं इसका जो दूसरा नेम होता है वो होता है कंजेनाइटल गैंग्लियोनिक मेगाकोलोन। कंजेनाइटल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये बर्थ से प्रेजेंट होती है। गैंग्लियोनिक क्योंकि जो गैंग्लियोनिक जो सेल होती है कोलोन के अंदर वो अब्सेंट होती है। और मेगाकोलोन क्यों? क्योंकि जो कोलोन होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसका अबनॉर्मल डायलेशन हो जाता है। There is a congenital absence of parasympathetic ganglionic cell normally found in muscular and submucosal layer of colon। यानी जो कोलोन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन होता है, उसके अंदर जो मस्कुलर एंड सबम्यूकोजल लेयर जो होती है उसमें नॉर्मली जो गैंग्लियोनिक सेल है वो सेल जो होती है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन हार्टस्प्रंग डिजीज के अंदर क्या होती है, ये जो गैंग्लियोनिक सेल जो होती है वो अब्सेंट होती है, जिसके कारण उसके जो पैरासिम्पेथेटिक जो फंक्शन होते हैं, जो पेरिस्टोलिसिस जो मूवमेंट होते हैं वो नहीं हो पाते हैं। ड्यू टू absence of ganglionic cell, messenger and Auerbach flexus of distal colon not work properly। यानी गैंग्लियोनिक सेल जो होती है वो प्रेजेंट नहीं होती, जिसके कारण जो मैसेंजर फ्लेक्सस और ओरोबैक फ्लेक्सस जो होते हैं ना डिस्टल कोलोन के, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। एक तरफ आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मल इंटेस्टाइन है, कोलोन है, और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि ये हार्टस्प्रंग डिजीज के अंदर ये किस तरीके से दिखती है। ये जो येलो येलो जो डॉट डॉट दिख रही है ये गैंग्लियोनिक सेल है। लेकिन जो हार्टस्प्रंग डिजीज है तो वहाँ पे जो गैंग्लियोनिक सेल जो होती है ना, जो अफेक्टेड एरिया वहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं, और साथ ही वो जो अफेक्टेड एरिया वो नेरो हो रखा है। जब यानी जो डिस्टल पार्ट है वो तो नेरो हो रखा है, लेकिन जो प्रोक्सिमल पार्ट है वो डायलेट हो रखा है। आप इमेज में भी देख सकते हैं। ओरोबैक फ्लेक्सस। ओरोबैक फ्लेक्सस क्या होता है? फ्लेक्सस का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ नर्व, यानी जो नर्व जो होता है ना उनका जो नेटवर्क होता है वो वही फ्लेक्सस को इंडिकेट करता है। ओरोबैक फ्लेक्सस क्या होता है? ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल लेयर जो होती है लार्ज इंटेस्टाइन की, वहाँ पे ये लोकेटेड होता है। कहाँ पे होता है? स्मूथ मसल लेयर जो होती है जीआईटी ट्रैक की स्मूथ मसल लेयर, यानी जो मसल लेयर होती है, और उसमें भी लॉन्गिट्यूडनल और जो सर्कुलर मसल लेयर जो होती है ना उनके बीच में ये प्रेजेंट होता है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है वो क्या होता है? कंट्रोल करना डाइजेस्टिव मोटिलिटी को, या अपन कह सकते हैं कि ये मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। यानी जो पेरिस्टोलिसिस जो मूवमेंट होता है उसको कराने में इसका महत्वपूर्ण रोल होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं मैसेंजर फ्लेक्सस। मैसेंजर फ्लेक्सस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जो सब म्यूकोजल रीजन जो होता है ना, सर्कुलर एंड सब म्यूकोजा का, वहाँ पे प्रेजेंट होता है। यानी जो सब म्यूकोजा जो होती है जीआईटी ट्रैक की, वहाँ पे ये प्रेजेंट होता है। और इसका जो फंक्शन होता है वो रेगुलेशन करना जीआई सिक्रेशन को, और साथ ही लोकल जो ब्लड फ्लो का जो होता है काम करवाना, वो भी मैसेंजर फ्लेक्सस के द्वारा ही किया जाता है जीआईटी के अंदर। जैसे ये देख सकते हैं जो कोलोन होता है उसके अंदर जो होती है ना वो 4 लेयर होती है, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलर और सीरोसा। और जो मस्कुलर लेयर होती है उसमें भी लॉन्गिट्यूडनल, और जो सर्कुलर लेयर होती है उसी के बीच में ये ओरोबैक फ्लेक्सस प्रेजेंट होता है। और जो ओरोबैक फ्लेक्सस होता है उसी का ही दूसरा नाम क्या होता है? माइंटेरिक फ्लेक्सस ही ओरोबैक फ्लेक्सस है। और जो ये सब म्यूकोसा होती है वहाँ पे जो मेसनर जो फ्लेक्सस है वो प्रेजेंट होता है। और पैथोफिजियोलॉजी देखे अगर अपन हार्टस्प्रंग डिजीज का, तो कुछ थ्योरी है जिसके ज़रिए इसको डिस्कस किया गया है कि इसका जो होने का जो कारण है वो क्यों है। जो एग्जैक्ट कोज है वो तो अननोन है, लेकिन कुछ थ्योरी के ज़रिए सजेस्ट किया गया है कि इसका जो होने का जो है वो कारण क्या है। ड्यूरिंग नॉर्मल प्रीनेटल डेवलपमेंट, सेल फ्रॉम द न्यूरल क्रेस्ट माइग्रेट इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन टू फॉर्म द नेटवर्क ऑफ नर्व कॉल्ड द माइंटेरिक फ्लेक्सस या ओरोबैक फ्लेक्सस एंड द सबम्यूकोजल फ्लेक्सस, यानी मैसेंजर फ्लेक्सस। यानी जब बच्चा वूम में होता है, यानी प्रीनेटल डेवलपमेंट के दौरान जो न्यूरल क्रेस्ट जो होती है ना, यानी
न्यूरल क्रेस्ट जो होती है ना वो माइग्रेट होती है लार्ज इंटेस्टाइन यानी कोलोन तक, और वहाँ पे ये एक नेटवर्क बनाती है माइंटेरिक फ्लेक्सस का और सबम्यूकोजल फ्लेक्सस का। लेकिन हर्न्सबर्ग डिजीज के अंदर क्या होता है कि ये जो माइग्रेशन जो होता है ना वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। इन हर्न्सबर्ग डिजीज द माइग्रेशन इज नॉट कंप्लीट एंड पार्ट ऑफ द कोलोन लेक दीज नर्व बॉडी, यानी जो कोलोन का जो पार्ट होता है वहाँ तक ये जो न्यूरल क्रेस्ट होती है वो पहुँच नहीं पाती, जिसके कारण वहाँ पे इनकी कमी हो जाती है। और उसके साथ ही डेट रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ कोलोन, यानी कोलोन के अंदर इनकी कमी हो जाती है, जिसके कारण जो अफेक्टेड सेगमेंट जो होता है ना कोलोन का वो रिलैक्स नहीं हो पाता है, और जो स्टूल जो है ना वो इजी वे में पास हो नहीं पाते, और जिसके कारण से ऑब्स्ट्रक्शन देखने को मिलता है। Due to absence of ganglionic cell, there is a lack of peristylis in the affected portion, यानी अगर गैंग्लियोनिक सेल प्रेजेंट नहीं होगी तो जो पैरासिम्पेथेटिक मूवमेंट जो होता है ना, जो पेरिस्टाइलिस जो मूवमेंट होता है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो ओरोबैक फ्लेक्सस है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। और अपन ने पढ़ा है कि जो ओरोबैक फ्लेक्सस होता है उसका काम ही होता है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की मोटिलिटी को बढ़ाना। तो अगर ओरोबैक फ्लेक्सस ही काम नहीं कर पाएगा, जो मैसेंजर फ्लेक्सस होते हैं वो काम नहीं करा पाएंगे, वो सिक्रेशन नहीं करा पाएंगे, तो जो जीआईटी ट्रैक्ट की जो मोटिलिटी होती है, जो पेरिस्टाइलिस मूवमेंट होते हैं वो अफेक्ट हो जाएंगे। और अगर ये जो जीआईटी ट्रैक्ट की जो मोटिलिटी काम नहीं करेंगी तो वहाँ पे कोलोन में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, जिसके कारण गैस और जो स्टूल है वो पास हो नहीं पाएगी, वो एक्यूमुलेट हो जाएगी। और वो एक्यूमुलेट हो जाएगी तो वो उस जगह पे एरिया को वो ऑक्यूपाई करेगी, उसी के कारण जो कोलोन जो होता है ना वो मतलब वो जो होता है ना वो डायलेट हो जाएगा, और उसके डायलेट होने की कंडीशन को ही अपन मेगा कोलोन के नाम से जानते हैं। रेक्टोसिग्मोइड रीजन इज मेनली अफेक्टेड इन हर्न्सबर्ग डिजीज। हर्न्सबर्ग डिजीज के अंदर जो मोस्ट कॉमन जो एरिया अफेक्टेड होता है कोलोन के अंदर वो रेक्टोसिग्मोइड एरिया होता है। ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है कि कई बार पूछ लिया जाता है कि हर्न्सबर्ग डिजीज के अंदर जो मोस्ट कॉमन एरिया जो होता है कोलोन के अंदर वो कौन सा एरिया होता है, रेक्टोसिग्मोइड एरिया होता है जो मेनली अफेक्ट होता है। इंसिडेंस देखें तो एक होता है पर 5,000 लाइव बर्थ के अंदर, और जो न्यूबॉर्न जो होते हैं मेल और फीमेल उनका जो रेशियो होता है वो 4:1 होता है, यानी 5,000 लाइव बर्थ में एक केसेस के अंदर देखने को मिलेगा, और फीमेल के कंपैरिजन में मेल में ज़्यादा होता है, 4 गुना ज़्यादा देखने को मिलता है, यानी मेल फीमेल का जो रेशियो होता है वो 4:1 होता है। एसोसिएशन जो हर्न्सबर्ग डिजीज जो होती है, कुछ डिजीज होती है, कुछ डिसऑर्डर होते हैं उनके साथ एसोसिएटेड होता है। तो फर्स्ट है डाउन सिंड्रोम, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हर्न्सबर्ग डिजीज जो होता है वो मेनली डाउन सिंड्रोम के साथ देखने को मिलता है। जो डाउन सिंड्रोम जो होता है ना ये क्या होता है, ट्राइसोमी 21 यानी ट्राइसोमी 21 क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी होती है, तो इसके साथ भी हर्न्सबर्ग डिजीज देखने को मिलता है। नेक्स्ट है यूरोजेनाइटल एनोमली, यूरोजेनाइटल कोई अबनॉर्मलिटी हो या फिर कार्डियोवास्कुलर एनोमली यानी कार्डियोवास्कुलर कोई अबनॉर्मलिटी हो तो उसके साथ भी हर्न्सबर्ग डिजीज एसोसिएटेड होता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कोज ऑफ जो हर्न्सबर्ग डिजीज। जो हर्न्सबर्ग डिजीज के जो कोज है उसे अपन 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है कंजेनाइटल, जो कंजेनाइटल जो है वो कॉमनेस्ट कोज है, जो कॉमनेस्ट कोज है हर्न्सबर्ग डिजीज का वो कंजेनाइटल है। इसमें अपन देख सकते हैं अननोन, जो कंजेनाइटल जो कोज है हर्न्सबर्ग डिजीज का उसका कारण भी अननोन है, या फिर अगर फैमिली हिस्ट्री हो यानी फैमिली में पहले से ही किसी को हर्न्सबर्ग डिजीज की हिस्ट्री हो, या फिर जेनेटिक जो कोज होता है वो भी लीड करता है हर्न्सबर्ग डिजीज को। नेक्स्ट है एक्वायर्ड, एक्वायर्ड क्यों होता है, डी जनरेशन ऑफ गैंग्लियन यानी जो गैंग्लियोनिक जो सेल होती है कोलोन के अंदर उसका डी जनरेशन हो जाना। डी जनरेशन के जो कारण होते हैं वो 2 होते हैं, वस्कुलर कोज और नॉन वस्कुलर कोज। वस्कुलर कोज का मतलब कोई भी सर्जरिकल प्रोसीजर किया जा रहा है और अगर वो सर्जरी सही से नहीं की जाती, वहाँ पे इस्चमिया की कंडीशन देखने को मिलती है, या वहाँ पे कोई भी इंजरी हो जाती है, टेंशन देखने को मिलती है, तो वहाँ पे एक्वायर्ड कोज लीड करता है हर्न्सबर्ग डिजीज का। और नेक्स्ट है नॉन वस्कुलर, नॉन वस्कुलर में जैसे शगस डिजीज, जो शगस डिजीज जो होती है ना जिसका जो कोज जो होता है ना वो ट्रिफेनोसोमा होता है, और इसी मेनली अमेरिकन डिजीज के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये अमेरिका में ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है विटामिन B1 की डेफिशिएंसी, यानी अपन कह सकते हैं कि थायमीन की डेफिशिएंसी भी हर्न्सबर्ग डिजीज को लीड करती है, क्योंकि जो थायमीन जो होता है ना वो जो नॉर्मल जो नर्व का जो कंडक्शन होता है उसमें हेल्पफुल होता है, साथ ही DNA के सिंथेसिस में भी हेल्पफुल होता है, तो कहीं ना कहीं थायमीन की डेफिशिएंसी भी हर्न्सबर्ग डिजीज को लीड कर सकती है। नेक्स्ट है क्रोनिक इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल TB, इसका भी रोल हो सकता है हर्न्सबर्ग डिजीज के अंदर।
मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो होता है हंसबर्ग डिजीज़ का इज एंटेरोकोलाइटिस होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है और याद रखना है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ हंसबर्ग डिजीज इज एंटेरोकोलाइटिस, यानी हंसबर्ग डिजीज का जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होता है वो क्या होता है, एंटेरोकोलाइटिस होता है। एंट्रोकोलाइटिस के कुछ अगर अपन कैरेक्टराइज्ड फीचर देखें कि क्या क्या होते हैं, तो फीवर देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल पेन देखने को मिलेगा, जीआई ब्लीडिंग देखने को मिलेगी और साथ ही जो एक्सप्लोसिव वाइटरी डायरिया है वो देखने को मिलेगा। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है हंसबर्ग डिजीज का एंट्रोकोलाइटिस। यानी कि अगर क्वेश्चन आ जाता है कि जो हंसबर्ग डिजीज जो होता है ना उसका मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, एंट्रोकोलाइटिस होता है। और इसे कैसे अपन असेस करेंगे कि बच्चे के अंदर फीवर हो या फिर उसे एब्डोमिनल पेन देखने को मिल रहा हो या फिर उसमें एक्सप्लोसिव वाइटरी डायरिया की कंडीशन है, हिस्ट्री मिल रही है, तो ये मतलब हंसबर्ग डिजीज का पेशेंट है, यानी हंसबर्ग डिजीज की कंडीशन ऑलरेडी बच्चे में है। और अगर उसमें कंप्लेन देखने को मिल रही है, यानी बच्चे के अंदर अगर असेसमेंट करेंगे तो उसमें एक्सप्लोसिव वाइटरी डायरिया देखने को मिल रहा है, एब्डोमिनल पेन देखने को मिल रहा है, फीवर देखने को मिल रहा है, तो किसे इंडिकेट करेगा, एंट्रोकोलाइटिस की कंडीशन को। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है कि क्या क्या हंसबर्ग डिजीज के अंदर क्या क्या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन देखने को मिलती है। न्यूबॉर्न बेबी के अंदर क्या देखने को मिलेगा और ओल्डर चिल्ड्रन के अंदर क्या क्या देखने को मिलेगा। जो न्यूबॉर्न बेबी है उसके अंदर देखने को मिलेगा फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन फर्स्ट 24 आवर टू 48 आवर ऑफ लाइफ, यानी जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें 24 से 48 घंटे के अंदर मेकोनियम पास नहीं होगी। मेकोनियम क्या होती है, फर्स्ट स्टूल होती है जो बच्चा पास आउट करता है आफ्टर बर्थ, तो वो पास नहीं कर पाएगा ड्यू टू हंसबर्ग डिजीज, क्योंकि प्रोक्सिमली पार्ट तो डायलेट हो जाएगा लेकिन जो डिस्टल पार्ट है वो नैरो हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा और जो गैंग्लियोनिक सेल है वो अब्सेंट होएगी। गैंग्लियोनिक सेल अब्सेंट होएगी तो वहाँ पे जो जीआई की जो मोटिलिटी है वो रिड्यूस हो जाएगी और जो स्टूल है वो पास नहीं हो पाएगी, वो वहीं पे कलेक्ट हो जाएगी और जहाँ पे वो कलेक्ट होगी उस पार्ट को वो डायलेट कर देगी। रिफ्यूज ऑफ फीड, जो बच्चा है न्यूबॉर्न बेबी है वो फीडिंग के लिए रिफ्यूज कर देगा, यानी वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं कर पाएगा क्योंकि वो स्टूल को पास नहीं कर पा रहा है, उसमें एब्डोमिनल डिस्टेंशन की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है रिपीटिंग वोमिटिंग, जो वोमिटिंग का जो नेचर देखने को मिलेगा हंसबर्ग डिजीज के अंदर वो बीलियस वोमिटिंग देखने को मिलेगी। बीलियस वोमिटिंग क्यों देखने को मिलेगी, क्योंकि जो वोमिटिंग के जो कंटेंट है, जो पार्टिकल है वो इंटेस्टाइन से आ रहे हैं और इंटेस्टाइन के अंदर बाइल जो होती है वो प्रेजेंट होती है, बाइल का फ्लो होता है वहाँ पे, गोल ब्लडर से वहाँ पे बाइल जाती है, तो इसीलिए जो पार्टिकल उनमें बाइल मिक्स होती है इसलिए वो बीलियस वोमिटिंग होती है। लेकिन पाइलोरिक स्टोनिस वाली कंडीशन में नॉन बीलियस वोमिटिंग देखने को मिलती है, प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग देखने को मिलती है और नॉन बीलियस होती है, जबकि हंसबर्ग डिजीज के अंदर रिपीटिंग वोमिटिंग देखने को मिलती है और बीलियस नेचर की होती है। नेक्स्ट एंट्रोकोलाइटिस की कंडीशन देखने को मिलेगी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर। नेक्स्ट अपन देखते हैं ओल्डर चिल्ड्रन में क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेंगे हंसबर्ग डिजीज के अंदर। तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन की कंडीशन देखने को मिलेगी, क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलेगा, फेलियर टू थ्राइव की कंडीशन देखने को मिलेगी, यानी बच्चे का जो है वो वेट गेन नहीं होएगा, वोमिटिंग की कंडीशन देखने को मिलेगी और रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलेगी। जो ओल्डर चिल्ड्रन होता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में उसमें रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, यहाँ पे 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में हंसबर्ग डिजीज के अंदर कि जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं उसमें कौन सी स्टूल देखने को मिलती है, रिबन लाइक स्टूल देखने को मिलती है। और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है उसमें हंसबर्ग डिजीज को कैसे असेस करेंगे, फेलियर टू पास मेकोनियम फर्स्ट 24 आवर टू 48 आवर ऑफ लाइफ। नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। जो हंसबर्ग डिजीज जो होता है उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन कुछ कंडीशन के बेस पर करेंगे। फर्स्ट करेंगे प्लेन एक्सरे। जो प्लेन एक्सरे करेंगे वो इरेक्ट और सुपाइन पोजीशन में बच्चे को सुपाइन पोजीशन में सुला के करेंगे और प्लेन एक्सरे वो शो करेगा जो डिस्टेंट हो रखा होगा कोलोन, यानी प्लेन एक्सरे जो ना वो शो करेगा कि जो बाउल है वो प्रोक्सिमल एरिया पे तो डिस्टेंट हो रखा होगा और डिस्टल एरिया पे वो नेरो हो रखा होगा। नेक्स्ट है कॉन्ट्रास्ट एनिमा। कॉन्ट्रास्ट एनिमा के जरिए भी कोलोन की साइज को देखेंगे कि प्रोक्सिमल पे वो डायलेशन हो रखा होगा और डिस्टल एरिया पे वो नेरो हो रखा होगा कॉन्ट्रास्ट मीडियम के जरिए। नेक्स्ट है एनोरेक्टल मैनोमेट्री। एनोरेक्टल मैनोमेट्री जो होती है इसमें डिटेक्ट करेंगे जो रिलेक्शन रिफ्लेक्स जो होते हैं इंटरनल स्फिंक्टर कैनाल के, यानी जो इंटरनल जो एनल कैनाल होगी वो रिलैक्स हो जाएगी
कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पाएगी इसके जरिए। और जो एनोरेक्टल मैनोमेट्री होती है वो यूजफुल नहीं होती है नियोनेट के अंदर, ये जबकि ये गुड स्क्रीनिंग टूल होता है इन्फेंट और चिल्ड्रन के अंदर, लेकिन अपन इसको नियोनेट के अंदर यूज नहीं करते हैं। नेक्स्ट है रेक्टल बायोप्सी। रेक्टल बायोप्सी में भी जो फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी जो होती है वो गोल्ड स्टैंडर्ड या डेफिनेटिव डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है डायग्नोस्टिक्स करने के लिए। उसके अलावा सक्शन बायोप्सी होती है। सक्शन बायोप्सी के अंदर जो रेक्टल की जो म्यूकोसा होता है वहाँ पे टिश्यू को ऑब्टेन किया जाता है हिस्टोपैथोलॉजिकली एग्जाम करने के लिए, यानी सक्शन बायोप्सी के अंदर। लेकिन जो डेफिनेटिव डायग्नोसिस जो होता है ना रेक्टल बायोप्सी में, उसमें फुल थिकनेस रेक्टल बायोप्सी जो होती है ना वो डेफिनेटिव या गोल्ड स्टैंडर्ड या कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है हंसबर्ग डिजीज का। नेक्स्ट अपन देखेंगे मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में अपन क्या करेंगे, फर्स्ट अपन एडमिनिस्टर करेंगे आइसोटोनिक एनीमा को। आइसोटोनिक एनीमा देना यानी नॉर्मल सलाइन अपन दे सकते हैं। उसके बाद में प्रोवाइड करना है स्टूल सॉफ्टनर। स्टूल सॉफ्टनर देंगे ताकि जो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है उसको कम किया जा सके, उससे रिलीव किया जा सके बच्चे को। नेक्स्ट है लो रेजिडुअल डाइट देंगे। लो रेजिडुअल डाइट क्यों देंगे फ्रेंड, हाई फाइबर डाइट इसलिए नहीं देंगे क्योंकि अगर हाई फाइबर डाइट देंगे तो जो इनिशियली अगर अपन हाई फाइबर की डाइट देंगे तो जो कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन है वो और वर्ज हो सकती है, इसीलिए लो रेजिडुअल डाइट देंगे। और एक्सेप्ट मिल्क, मिल्क नहीं देंगे क्योंकि मिल्क जो होता है वो जो स्टूल का जो बल्क होता है उसका जो वेट होता है उसको इंक्रीज कर देगा, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज कर देगा, तो लो रेजिडुअल डाइट देना है। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या करेंगे फ्रेंड, पुल थ्रो एंड टू एंड एनास्टोमोसिस इज द सर्जिकल करेक्शन ऑफ हंसबर्ग डिजीज। यानी पुल थ्रो एंड टू एंड एनास्टोमोसिस जो होता है एक सर्जिकल करेक्शन किया जाएगा हंसबर्ग डिजीज के अंदर। नेक्स्ट कौन कौन सी सर्जरी की जाती है हंसबर्ग डिजीज के अंदर, तो मोस्टली जो सर्जरी की जाती है वो 3 सर्जरी की जाती है, स्वेंसन, स्वाय और डुहामेल। स्वेंसन, स्वाहे और डुहामेल ये 3 सर्जरी मेनली की जाती है, तो आप इनके नाम याद रखिएगा फ्रेंड। जो स्वेंसन जो सर्जरी होती है उसके अंदर ओब्लिक कट लगाया जाता है और जो डिजीज पोर्शन वाला पार्ट होता है उसको कट कर दिया जाता है और जो नॉर्मल पार्ट होते हैं आपस में उनको जोड़ दिया जाता है ओब्लिक कट लगा के। और जो डुहामेल प्रोसीजर होता है उसके अंदर भी डिजीज पार्ट को कट कर दिया जाता है और इसके अंदर ट्रांसवर्स कट लगाया जाता है, यानी डुहामेल प्रोसीजर के अंदर ट्रांसफर कट लगाया जाता है, स्वेंसन प्रोसीजर में ओब्लिक कट लगाया जाता है। और जो स्वाय प्रोसीजर है, स्वाय प्रोसीजर के अंदर क्या किया जाता है कि जो रेक्टम जो होता है ना इसके अंदर वो रिमेनिंग रहता है, बाकी जो म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलर लेयर जो होती है डिजीज पार्ट की उसे रिमूव करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दिया जाता है। यानी तीनों ही सर्जरी के अंदर एंड टू एंड एनास्टोमोसिस किया जाता है। स्वाय प्रोसीजर के अंदर रेक्टम को रिनेम रहने देते हैं, बाकी म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलर लेयर और डिजीज पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है। डुहामेल प्रोसीजर के अंदर ट्रांसफ़र कट लगाया जाता है पोस्टीरियम रेक्टम की वाल के अंदर 3 से 4 सेंटीमीटर का। और जो स्वेंसन जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर ओब्लिक कट लगाया जाता है और उसके बाद में डिजीज पार्ट को रिमूव करके एंड टू एंड एनास्टोमोसिस कर दिया जाता है। आप इनके नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट देखें नर्सिंग इंटरवेंशन की, क्या क्या नर्सिंग इंटरवेंशन की जाएंगे। प्री ऑपरेटिव नर्सिंग केयर क्या की जाएगी, लो फाइबर हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट गिवन 3 to 4 डे बिफोर सर्जरी, यानी सर्जरी के 3 से 4 दिन पहले उसे लो रेजिडुअल डाइट, लो फाइबर डाइट, हाई कैलोरी हाई प्रोटीन डाइट देनी है। NPO 8 आवर बिफोर सर्जरी, यानी सर्जरी से 8 घंटे पहले मिडनाइट में उसको NPO रखना है, बच्चे को NPO रखना है, नथिंग बाय माउथ रखना है। नेक्स्ट मॉनिटर अब्डोमिनल गर्थ ऑफ चाइल्ड विद द पेपर टेप, यानी पेपर टेप की सहायता से जो बच्चे की जो अब्डोमिनल गर्थ है उसको मॉनिटर करना है। मेजर एट द लार्जेस्ट डायमीटर, मेनली जो बच्चे की जो अब्डोमिनल गर्थ को जो मॉनिटर करने की जो टेक्निक है उसे मेजर करना है लार्जेस्ट डायमीटर से। यूजुअली मेजर करना है अम्बलाइकल लेवल से, यानी अम्बलाइकल के लेवल से अब्डोमिनल गर्थ को मेजर करना है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। और जो नॉर्मल जो अब्डोमिनल गर्थ जो होता है चाइल्ड का वो 31 से 33 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट कीप द चाइल्ड इन सेमी फाउलर पोजीशन, बच्चे को सेमी फाउलर पोजीशन में रखना है ताकि इम्प्रूव हो सके लंग एक्सपांशन, क्योंकि अब्डोमिनल डिस्टेंशन की कंडीशन होएगा तो उस कंडीशन में बच्चा डिस्ट्रेस हो सकता है, तो उसके लंग एक्सपांशन के लिए उसको सेमी फाउलर पोजीशन में रखना है।
नेक्स्ट पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट में क्या क्या करेंगे, एब्डोमिनल गर्थ को पोस्ट ऑपरेटिवली मॉनिटर करना है, रेगुलरली इंस्पेक्शन करना है सर्जिकल साइट को कि वहाँ पे कोई रेडनेस तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं, कोई ड्रेनेज तो नहीं है, साथ ही जो स्टोमा का जो कलर है उसको भी असेस करना है। मेंटेन करना है एनपीओ स्टेटस टिल बाउल साउंड इज़ नॉट रिटर्न, यानी जब तक बाउल साउंड रिटर्न नहीं हो जाते तब तक उसको एनपीओ रखना है। मेंटेन आईवी फ्लूइड केयरफुली, आईवी फ्लूइड जो उसको केयरफुली मेंटेन रखना है ताकि बच्चा जो है वो ओवर हाइड्रेशन भी नहीं हो और डिहाइड्रेशन भी नहीं हो। एज पर डॉक्टर ऑर्डर जितना प्रिस्क्राइब किया उतना ही उसको आईवी फ्लूइड देना है। नेक्स्ट एनजी ट्यूब लगानी है सक्शनिंग के लिए अगर नीड हो तो। थैंक यू। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन के बटन को।